Assalamu alaikum. Today we are going to start the lecture series on quantum mechanics. Here's the first lecture on quantum mechanics. First of all, I will explain about the origin of quantum mechanics. I will explain what are the drawbacks of the classical physics and how quantum mechanics originate and how it explain the things that were not explainable by by classical mechanics. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स होती क्या है। क्लासिकल फिजिक्स ऐसी फिजिक्स जिसमें न्यूटन लॉज वैलिड हों, उस फिजिक्स को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। फॉर एग्जांपल जो हमें पता है न्यूटन के जो लॉज थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, जो न्यूटन सेकंड लॉ जो था एफ इज इक्वल्स टू एम ए, और जो न्यूटन थर्ड लॉ था जो होता है एक्शन और रिएक्शन पर बेस करता है, और एक फोर्थ लॉ भी था। फोर्थ लॉ तो होता नहीं है लेकिन हम उसको कह सकते हैं कि एक न्यूटन का एक और लॉ था जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इन लॉज के बेस पर हम लोगों ने क्लासिकल फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा फिनोमेनास को एक्सप्लेन किया। और कुछ फिनोमेनास जो थे जो लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो चीज़ें थी ये भी एक्सप्लेन कर ली थी क्लासिकल फिजिक्स ने, जिसमें ये अज्यूम किया गया था कि जो लाइट है वो हमारे पास एक वेव नेचर है। उस टाइम ये नहीं पता था कि लाइट की नेचर क्या है, बस ये था कि लाइट की एक वेव नेचर है, उसकी दूसरी नेचर नहीं पता थी। और हम लोग इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जो फिनोमेनास क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन कर पाई थी जिसमें आ जाता है सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग सिस्टम या मोशन ऑफ सैटेलाइट और प्लैनेट्स, तो ये हमारे पास जो ऐसे मोशंस थे जो एक्सप्लेन कर लिए थे क्लासिकल फिजिक्स ने। लेकिन अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी कि क्लासिकल फिजिक्स कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस ये होती हैं कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक हमारे पास ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो हर लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और इसका और लाजमी नहीं कि एक ब्लैक बॉडी जो है वो ब्लैक कलर में ही हो, बल्कि बस ये अज्यूम करते हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो जो लाइट एमिट भी करती है और सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था उस टाइम क्लासिकल फिजिक्स से कि लाइट जो है वो इमिट क्यों करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैसे करती है, इसका ओरिजिन क्या है। सेकंड था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तो ये होता है कि हमारे पास लाइट फॉल करती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन होती है। ये भी उस फिनोमिना क्लासिकल फिजिक्स के से एक्सप्लेनेबल नहीं थी कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होते हैं। थर्ड इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। तो एटम्स की स्टेबिलिटी भी उस टाइम क्लासिकल फिजिक्स से नहीं एक्सप्लेन हो पा रही थी, क्योंकि हमें पता है कि एक रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो कॉन्टिन्यू, हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। अब हमें पता है कि वेलोसिटी जब चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होती है। जब भी किसी भी चीज़, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती, बल्कि वो उसकी एक्सेलरेशन कुछ होती है। तो हम कह सकते हैं कि अब वेलोसिटी जो बॉडी की, अब इसमें वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लाइक इलेक्ट्रॉन हर पॉइंट पर रोटेट करे सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो वो टेंजेंशियल है, तो इस इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेशन भी करेगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन करेगा तो उसको रेडिएशन इमिट भी करनी है, लाइक व्हेन एनी बॉडी एक्सेलरेट इट मस्ट इमिट रेडिएशंस और एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करेगा तो होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आकर गिर जाए और एटम कोलैप्स हो जाए, लेकिन और एटम स्टेबल ना हो, तो ये चीज़ क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इस तरह हमारे पास एक और थ्योरी जो एक क्वांटम मैकेनिक्स ने एक्सप्लेन की, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, वो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है कि कोई भी रेडिएशन जब किसी भी हाइड्रोजन एटम पर फॉल करती हैं तो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम आएगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा, या अगर हम हाइड्रोजन एटम को हीट करें किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर रख के तो इलेक्ट्रो जो उसके अंदर जो एमिशन होगी उसका एमिशन स्पेक्ट्रा होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम होगा, और इसके दोनों अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम तो लेंस लाइन स्पेक्ट्रम थे, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं थे। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाई थी कि क्यों इसके लाइन स्पेक्ट्रम्स आते, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आते। फिफ्थ वन था कि क्वांटम इफेक्ट को भी क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन कर पाई थी, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्वांटम इफेक्ट ये होता है कि हम जब भी एक लाइट किसी भी मैटर पर फॉल करती है तो जो इमिटेड लाइट है वो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो आने वाली लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहते हैं कि आने वाली और जाने वाली जो इमिट लाइट है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इसी तरह सिक्स हमारे पास जो पॉइंट है जो
क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमारे पास थी एक्सरे स्पेक्ट्रा। अब जब हमने एक्सरे का स्पेक्ट्रम देखा तो हमारे पास इस तरह का कोई स्पेक्ट्रम आ रहा था जिसमें एक्स एक्सिस पर इंटेंसिटी वेव फ्रीक्वेंसी थी और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी थी। इसका जो ग्राफ था उसमें वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा भी आया था और उस पर कुछ लाइन्स थी, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब जो क्वांटम मैकेनिक्स थी वो उसने एक्सप्लेन किया था इस स्पेक्ट्रम को। क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी कि जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आती है ये किस पॉइंट पर आती है और इसकी डिपेंडेंस किस किस चीज़ पर है। फिर 7 पॉइंट हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट उस सॉलिड की हमें पता है कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने ये कहा था कि जो स्पेसिफिक हीट है किसी भी सॉलिड की एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो फिक्स होती है, दैट इज 3 आर, वेयर आर इज अ रेट 3 आर होती है, आर जो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकली हम लोगों ने देखा कि लेकिन जब हमने असल में देखा इसको एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता चला कि जो लो टेम्परेचर पर जो स्पेसिफिक हीट है वो चेंज होती है, वो 3 आर नहीं होती, बट हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट जो है वो 3 आर होती है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये जो चीज़ें थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हुई और क्वांटम मैकेनिक्स ने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और वन मोर थिंग इज दैट कि क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन ओनली दोज थिंग्स दैट मूव्स विद नॉन दैट आर नॉन दैट मूव्स विद दैट इज नॉट मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स की एंट्री हुई 1900 में। मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया। मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि हमारे पास कोई भी जब लाइट जो हमारे पास एटम है उस बॉडी के जब वाइब्रेट करते हैं तो वो एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और हर ऑसिलेटर के पास एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर फ्रीक्वेंसी जो है उसके साथ उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी जिसका फार्मूला दिया था मैक्स प्लैंक ने, दैट इज ई इज इक्वल्स टू एन एच एफ, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड एफ इज अ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद उसने ये भी कहा था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन ने जब रेडिएशन इमिट करनी है, एब्जॉर्ब करनी, तो हर रेडिएशन को इमिट एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि कुछ स्पेसिफिक उसकी वैल्यू होगी, कुछ स्पेसिफिक एनर्जी की वैल्यू को ही वो एब्जॉर्ब इमिट कर सकता है। नेक्स्ट फिर आइंस्टाइन आया। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। उसने प्लैंक्स की थ्योरी को एक्सटेंड किया और प्लैंक्स की थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसने ये कहा कि हमारे पास जो रेडिएशन होती हैं वो भी फोटोन से मिलकर बनी हुई हैं, और फोटोन्स इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसकी एनर्जी जो थी वही होगी उसका एक्सप्रेशन जो मैक्स प्लैंक ने दिया था, दैट इज इक्वल टू एन एच एफ। फिर स्टेबिलिटी ऑफ लाइन स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जो वो क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उसको भी एक्सप्लेन किया था नील बोहर ने। और उसने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट करेगा कुछ ऑर्बिट्स में, और वो हर एमिट एनर्जी नहीं करेगा जब सर्कुलेट करेगा, जब तब इमिट करेगा जब वो एक्साइटेड स्टेट या डी एक्साइटेड होगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 क्वांटम मैकेनिक्स का। थैंक यू।